Good morning, students. In today's, I hope you are all well and studied you all well. In today's lecture, what we have learned about the different types of bond. कौन से bond हो सकते हैं? As we know that हमने पिछले सारे जितने भी lectures में हमने ये समझा कि Lewis structures होते हैं, sharing से bond बनते हैं, there is a ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, अलग अलग तरह से बॉन्ड हैं। एक जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ओजोन का एक कंसेप्ट बताया था जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऑल्दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड राइट नाउ आर नॉट आर इन फोर्स, बट हमें पता होना चाहिए कि कितने हमारे पास बॉन्ड है। तो इन टुडे लेक्चर व्हाट वी हैव लर्न अबाउट दैट कि कौन कौन से बॉन्ड हैं, हम उनको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली व्हाट वी हैव लर्न कि जब हम एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एज वी नो what is bond, they are the attraction force only, nothing else. They are the attraction force between the two element which are holding together in a same molecules. ठीक है, तो एक ऐसा attraction force जो दो elements को एक compounds के अंदर hold करके रखता है, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है bond. तो उस बॉन्ड के बारे में हमें बात करनी है। उसके बाद उस बॉन्ड के पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल्स क्या होती है, एंथैल्पी क्या है, उनको हम वन बाय वन एक एक करके समझेंगे। तो बेसिकली यदि हम बात करें केमिकल बॉन्ड्स की, तो केमिकल बॉन्ड्स जो है उनको हम दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे हैं जो कैसे हैं वीक बॉन्ड्स है, यानी कि उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। तो जितने भी केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास टोटल बॉन्ड है उनको हमने स्ट्रॉन्ग और वीक की कैटेगरी में क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर क्या क्या आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारे पास आते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, एज यू सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। आयोनिक, कोवलेंट, ऑब्वियसली आयोनिक और कोवलेंट को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम इनको पढ़ के आए हैं। दो और हमारे पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मेटालिक बॉन्ड सिंपल मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल टाइप है कोवलेंट बॉन्ड का, जिसमें केवल एक ही जगह क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। ओके, एंड दीज आर पार्टिसिपेट इन दी बोथ द एलिमेंट एज अ शेयर, तो देने वाला एक ही होता है। ऐसे हम वीक बॉन्ड्स की बात करेंगे। वीक बॉन्ड्स दो तरह के हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन डबल बॉन्ड। एज वी मूव इन दिस चैप्टर वी विल लर्न वन बाय वन कि कौन कौन से तरह के क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन बॉन्ड्स की। नाउ सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं बात किसकी, आयनिक बॉन्ड्स की। आयनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं? तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड होता क्या है, जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जहां जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, और दूसरा कोई एक एलिमेंट है जिसने वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे होगा नेगेटिव चार्ज। एज वी नो दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ आयन। तो कैटायन और एनायन आर बॉन्डेड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान रखना है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब कि जहां भी हमारे पास सीधी सी बात है, जहां भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हो, कहीं भी, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, तो वहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो प्रेजेंट है बिटवीन द कैटायंस और एनायंस के बीच में, वही हम क्या कह रहे हैं, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। जनरली आयोनिक बॉन्ड जो है किसमें बनते हैं, जनरली आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। जनरली आयोनिक बॉन्ड, मैंने ये नहीं बोला है कि हमेशा, जनरली मैक्सिमम सारे केसेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ के आ चुके हैं। तो मेटल्स जो है वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो जनरली अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एड अप करते हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिव में जाएगा और एक नेगेटिव में जाएगा, तो हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। बट जैसे मैंने कहा जनरली, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे वन ऑफ द एक्सेप्शन इज अमोनियम आयन। यू कैन सी नाइट्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल, एंड हाइड्रोजन को भी एज अ नॉन मेटल ही ट्रीट करते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल, बट यहाँ पर अमोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। इट मींस यहाँ एक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मेटल या नॉन मेटल नहीं है, बट 99% केसेस के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही ये फॉर्म होगा। नाउ कैसे फॉर्म होता है, एज मान लो हमारे पास कोई मेटल गैसेस स्टेट, कोई भी जब एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो अपनी गैसेस
में ही प्रेजेंट है। तो वो मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब एक कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके अंदर क्या होगी, वो एनर्जी, हमें रिक्वायर्ड एनर्जी जो चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेल्टा एच आई हमारे पास निकलेगा। डेल्टा एच आई का मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। एंथैल्पी का सिंपल मीन्स है एनर्जी। जहां भी हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम वहां पे किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। सेम ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई दूसरा एक्स कंपाउंड एलिमेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और किस में आ जाता है, एक्स नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इसने लिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गई है। तो हमारे पास दो है, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और जब वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इससे कैटायन और एनायन फॉर्म होंगे। तो जब ये कैटायन और एनायन आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, दे विल फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड। दिस न्यूट्रल कंपाउंड जो है इसमें जो बॉन्ड है उसको हमने क्या बोला है, आयनिक बॉन्ड बोला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड। नाउ अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आयनिक कंपाउंड बने, आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, तो these compounds are present, these ionic solid हम बोल सकते हैं, these ionic solids जो है that are present in a some lattice. What do you mean by lattice? फर्दर जब हम क्लासेस में जाएंगे हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स का एक सॉलिड है एक फिक्स अरेंजमेंट में रहते हैं, एक फिक्स, यानी ऐसा नहीं कि सोडियम है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड के जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स अरेंजमेंट में क्या करेंगे, सिचुएटेड होंगे, पूरा एक क्रिस्टल कराएंगे। तो उस पूरे क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये आयनिक कंपाउंड एक लैटिस में रह रहे हैं तो वहां पर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात करें, मान लो यहाँ पे हम NaCl की बात करें, तो NaCl जब एक क्रिस्टल में रह रहा है तो जनरली 6 सोडियम आयन इट विल बी सराउंडेड बाय 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन आल्सो सराउंडेड बाय सोडियम आयन। कैसे वो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये NaCl जब बहुत सारा, ऐसा तो नहीं एक ही NaCl होगा, देयर आर मल्टीपल, एक मोल बात करें या हम बात करें तो एक मोल के अंदर बात करें तो वहां पे कितने होंगे पार्टिकल, 6.02 × 10⁻23। तो ये जितने भी पार्टिकल, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट में है। तो ये अरेंजमेंट मान लो क्यूब की फॉर्म में जब हम बात करते हैं, ये क्यूब्स के अंदर अरेंज करते हैं कि कॉर्नर्स पे अरेंज है या फेस पे अरेंज है, कहाँ अरेंज है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इस जब स्ट्रक्चर सॉलिड जब एक फिक्स पैटर्न में अरेंज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। तो हमारे पास एक टर्म आता है लैटिस एनर्जी। क्या टर्म आ रहा है, लैटिस एनर्जी। क्या होती है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी हमेशा किसके लिए निकलेगी, आयनिक कंपाउंड के लिए निकलेगी, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए नहीं निकलेगी। ओके, क्या है ये एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 mole of solid ionic crystal into its gaseous state। क्या मतलब कि जब ये NaCl या हमारा सॉलिड जो क्रिस्टल है वो क्या है, एक लैटिस में अरेंज है, यानी कि वो न्यूट्रल फॉर्म में अरेंज है, और उस लैटिस में से हम एक मोल उसकी जो सॉलिड क्रिस्टल है उसको उसके आयंस में जब डिसोसिएट करने के लिए बने थे, आयनिक बॉन्ड बनाए। अब उसको मुझे वापस क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, जो इसमें अरेंज है, लैटिस में अरेंज है, तो 1 mole ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को इनटू इट गैसियस स्टेट, इसकी गैसियस स्टेट में ब्रेक डाउन करने के लिए जो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को ही मैं क्या बोलती हूँ, लैटिस एनर्जी। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, तो इसको अपने आयंस में मान लो इसका 1 मोल लिया, तो ये भी 1 मोल सोडियम आयन हो गया और 1 मोल क्लोराइड आयंस का, तो इसको अपने आयंस में वापस गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही क्या कहलाती है, वो एनर्जी मुझे क्या कहती है, लैटिस एनर्जी। एज सोडियम क्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है वो अप्रॉक्स 756 या 756 किलोजूल के आसपास आती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड और लैटिस एनर्जी। अब हम बात करते हैं, हमने बॉन्ड्स की जो बात करी थी, बॉन्ड्स में है क्या, तो बॉन्ड के क्या क्या पैरामीटर जैसे हमारे पूछ लिया जा रहा है कि हम उस बॉन्ड में क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बॉन्ड के अंदर हम क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या गिवन होता है, बॉन्ड लेंथ इज गिवन, बॉन्ड एंगल इज गिवन, बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन एंड बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन। यानी कि ये 4 जो टर्म्स है उनको हम बॉन्ड के पैरामीटर्स कहते हैं। ये बॉन्ड की एक तरह से बात करते हैं प्रॉपर्टीज कि कोई
एलिमेंट है उसके बीच में इतना अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ दो जगह होंगे, तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो वो क्या कराएंगे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या करेंगे, सेंट्रल एटम्स जो होंगे तुम्हारे जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो सेंटर है उस सेंटर की जो डिस्टेंस है उसका हाफ। ठीक है, क्या बोला, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बॉन्ड लेंथ और ये सब चीज पढ़ा रखी है एटॉमिक साइज में, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई दो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हम H2 का एग्जांपल लेके चलते हैं। आगे इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कि H2 की स्ट्रक्चर जो है वो वी शेप होती है, क्यों होती है, तो हम ऑक्सीजन की बात करें, मान ये हमारा H2 हो, ठीक है। तो बॉन्ड और एंगल क्या होगा, सिंपल द डिस्टेंस और एंगल, हम सिंपल बोलेंगे द एंगल बिटवीन द बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। बॉन्डेड ऑर्बिटल्स जो है, यानी कि वो ऑर्बिटल जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, उनकी बीच की जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, ये हम वाटर की बॉन्ड एंगल, या हम बात करें सिंपल ओजोन में बात करते हैं, तो ओजोन की हम बॉन्ड लेंथ भी बताएं, वाटर की बताएं तो वाटर की हम बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। ये सब चीजें हमारे पास क्या होती है, कैलकुलेटेड होती है। फिर हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी का मैंने अभी आपको बोला है कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज ऑल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो ऑलमोस्ट हर एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं। फिर आता है बॉन्ड ऑर्डर। इस बॉन्ड ऑर्डर को हम एक नया टर्म है जो हम आगे अब जब एमओटी पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर सिंपल मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसने बनाए हैं, कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वो उसका क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ F2, तो F सिंगल बॉन्ड F, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। यदि मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूंगी तो ऑक्सीजन O2 O डबल बॉन्ड O फॉर्म होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। तो वो कितने बॉन्ड बना रहा है वो उसका क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अब हमें ये पैरामीटर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात है क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ हमारा यूज है। ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ हमारे को एक तो उस एलिमेंट कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा ये हमारे को हेल्प करता है स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी को कैसे करता है, जनरली हम बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है, लेकिन हमें ध्यान रखनी है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। अब आप तो सोचिए एक है जिसमें एक ही बॉन्ड है और एक है जिसमें 2 बॉन्ड है, तो किसमें हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, जहाँ 2 बॉन्ड से उनको तोड़ने के लिए हमारे को एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या ज्यादा है, ज्यादा है। अब बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। क्यों कम हुआ, सीधी सी बात है, इसको हम रिलेट करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी से। 2 मॉलिक्यूल्स है, मान लो 2 एलिमेंट्स है, बहुत पास पास है, यानी कि उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, कम। अब कम यानी कि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, ज्यादा, यानी कि बॉन्ड लेंथ जितना कम है उसके बीच में, उसका मतलब उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। अब उस अट्रैक्शन फोर्स को मुझे ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जितना कम बॉन्ड लेंथ है उतनी ज्यादा मुझे क्या करनी पड़ रही है, एंथैल्पी को देनी पड़ रही है। तो इनसे और ये सारी चीजें हमारे को क्या बताती है, ये सारी चीजें हमारे को स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि वो मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है उसके बारे में बताती है। तो हमें धीरे धीरे इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना और समझना आना चाहिए कि कहाँ हमारे पास क्या कौन सा पैरामीटर यूज हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर। In the next lecture, we will learn about the resonance and dipole moment, which are very important. And after that, we will go with the different kinds of theories which explain the structure of the molecules. Thank you.